हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में आपका पूरा माइंड मैप बन जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितनी क्लासेज में पूरा आपका कोर्स कंप्लीट होगा, कोर्स के बाद क्या होगा और कोर्स के साथ क्या क्या चलेगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से शुरू से लेकर एंड तक पूरा वीडियो देख लेना। जो आज सिलेबस पैटर्न हमने एक बनाया है क्लास वाइज, उसको अपने पहले पेज में नोट कर लेना। ठीक है, जो भी आप कॉपी या नोटबुक बनाओ उसमें नोट कर लेना। यही आपके लिए अब आगे की जितनी भी क्लासेज होंगी यही आपके माइंड मैप का काम करेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि कुछ स्टूडेंट्स ने लास्ट जो वीडियो आया था उसमें बोला था कि आवाज़ कम आ रही, तो अब हमने उसको दूर करने का प्रयास किया है। आप लोग बताना क्या आवाज़ अब प्रॉपर है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आवाज़ में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आज के इस वीडियो में आप क्या क्या देखोगे। सबसे पहले तो जो आपका पूरा सिलेबस था इसको हमने 16 टॉपिक्स में, 16 मेजर टॉपिक्स में डिवाइड किया है। दैट मीन्स 16 क्लासेज तो ये होंगी, प्लस 3 से 4 टॉपिक्स वो हैं जो 2 पार्ट में आएंगे, बड़े टॉपिक हैं। तो इस हिसाब से टोटल 20 क्लासेज आपकी पंचायती राज पे हो जाएंगी, जो आपका 65 मार्क्स का है, उस पर बात होगी। फिर आगे के सिलेबस पे भी बात होगी कि यूपीजी के कितनी क्लास में होगा और कंप्यूटर कितनी क्लासेज में हम कंप्लीट कराएंगे, वो देखेंगे। फिर दूसरा बैच प्लान की जो पेड बैच स्टार्ट होगा उसके बारे में पूरा बताया जाएगा, कहाँ स्टार्ट होगा, कब से स्टार्ट होगा, क्या फीस रहेगी और ज्वाइन कैसे करना है। फिर जो आप नोट बनाओगे तो उसका एक प्रोसेस स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाता है। कुछ लोग स्टार्टिंग में ही गलती कर देते हैं और वो पीछे रह जाते हैं, तो वो चीज़ दूर करने के लिए भी आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। रिवीजन की आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इस पर भी बात करेंगे। फिर अगली बात होगी कि आगे चल के जो वैल्यू एडिशन आएगा। ठीक है, वैल्यू एडिशन क्यों आता है पहले तो ये समझो। देखो अभी क्या होता है ना कि आपकी 80 to 85% चीज़ें कवर कराने का अभी प्रयास होता है। फिर करंट में कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, वो वैल्यू एडिशन में आ जाता है। कुछ चीज़ हमें बाद में और लगता है कि ये इस टॉपिक में थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस बार का वैल्यू एडिशन बंद दरोगा से बहुत कम आएगा, क्योंकि हमारी कोशिश रहेगी कि जो आपकी रेगुलर क्लासेज हैं उनमें ही मैक्सिमम चीज़ें आपकी कवर हो जाए। ठीक है, फिर रिपीटेड रिवीजन, जो आप रिवीजन करोगे तो वो कई बार रिपीट हो जाए, उस पर आगे का प्रोग्राम बताएंगे। और फुल टेस्ट, तो वैल्यू एडिशन के साथ आपके टॉपिक वाइज टेस्ट भी होंगे, टास्क होंगे, तो यहाँ टॉपिक वाइज हो जाएंगे, फुल टेस्ट का भी प्रोग्राम पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले सिलेबस पे बात कर लेते हैं कि जो सिलेबस हमने डिवाइड किया है, तो जैसे फर्स्ट नंबर डाला है तो वो फर्स्ट आपकी क्लास हो गई, ये समझ लिया करो, इसको आप लिख लेना, इसी हिसाब से हम चलेंगे। तो भाग करके भाग 1 2 3 4 5 आपको दिया है, तो भाग में तो हमने पहला भाग आपको बता दिया कि ये नाम है। इस पे नहीं जाना, सीधा टॉपिक पे जाओ कि पहला टॉपिक जिस पे क्लास आएगी वो क्या होगा। तो पहला टॉपिक आपका यही हो जाएगा कि पंचायती राज से संबंधित परंपरागत पंचायतें। परंपरागत मतलब जो हमारी परंपरा रही है प्राचीन काल से लेके, जो भी पंचायतें रही हैं, जो व्यवस्थाएं रही हैं उनकी, कहाँ किस पंचायत को क्या बोला जाता था। अगर पंचायत नहीं थी तो उसका एक स्वरूप होगा पंचायत जैसा, तो उस स्वरूप पे चर्चा करेंगे। तो पूरा प्राचीन काल से उठा लेंगे हम, वैदिक युग से। ठीक है, तो परंपरागत पंचायतें। फिर ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था। अब ये परंपरागत रूप से जो पंचायतें थी वो आगे चल के ब्रिटिश काल में उनमें क्या चेंज आया था। आपको पता होगा कि गांव, जो गांव होते हैं या ग्राम जिसको बोलते हैं, वो आत्मनिर्भर थे। इनकी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थी। आत्मनिर्भर मतलब एक गांव के अंदर हर वो चीज़ उत्पन्न होती थी जो उस गांव के लोगों की ज़रूरतें होती थी। जब अंग्रेज आए उन्होंने अपनी आर्थिक नीतियां, जमींदारी, रैयतवाड़ी और हर प्रकार की नीतियां, कच्चा माल गांव से लेके जाना और वहां से अपने बने बनाए उत्पाद इंग्लैंड से यहाँ एक्सपोर्ट करना, इन्होंने गाँवों की जो आत्मनिर्भर व्यवस्था थी उनको तहस नहस कर दिया। तो उस पर बात करेंगे क्या थी क्या नहीं थी। फिर आगे चलेंगे। दूसरा टॉपिक रहेगा आपका स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पंचायती राज व्यवस्था क्या थी, उसका सुदृढ़ीकरण, मतलब उसको सुदृढ़ करने हेतु कौन कौन सी समितियां गठित हुई हैं। नॉर्मली आप देखोगे तो 6 से 7 समितियां हुई हैं। ठीक है, बलवंत राय मेहता से शुरू होती है, फिर अशोक मेहता, थुंगन, LM सिंघवी समिति है ना, BV के राव समिति, ये सारी समितियों के बारे में चर्चा करेंगे, उन्होंने क्या क्या सुझाव दिया है। तो ये अगर समितियां हैं तो हो सकता है ये टॉपिक आपका बड़ा हो जाए। ठीक है, क्योंकि 6 से 7 समितियां बिल्कुल डिटेल में करेंगे। किसने बोला है कि इसको संवैधानिक मान्यता दे दो, संविधान में शामिल कर दो, किसने कुछ और बोला है, किसने आरक्षण की बात की थी सर्वप्रथम, किसने राज्य निर्वाचन आयोग की बात की थी, सबके बारे में डिटेल में चर्चा होगी। तो हो सकता है ये 2 पार्ट में आ जाए ये वाला वीडियो। फिर उत्तर प्रदेश का जो पंचायती राज अधिनियम है, इसकी जितनी भी मुख्य मुख्य धाराएं हैं, मुख्य प्रावधान हैं,
उन पे हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे, जैसे हमने वन्यजीव अधिनियम या भारतीय वन अधिनियम पे किया था, इसको पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए, यहाँ से धाराएं आएंगी। फिर आगे चलेंगे, पंचायती राज व्यवस्था जो है आपका, उसका संवैधानिक आधार क्या है। ठीक है, तो संविधान में आप देखोगे तो आपका नीति निर्देशक तत्व से शुरू हो जाता है, आर्टिकल 40, वहाँ से गांधीयन है, गांधी जी ने ये बोला था, उनका मानना था, वो गाँव को स्वशासन की इकाई बनाने के बहुत बड़े पक्षधर थे गांधी जी। गांधी जी कुटीर उद्योग, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इन सबके पक्षधर थे। तो यहीं से क्या है, आर्टिकल 40 डाला गया था, तो वहाँ से देखेंगे। और फिर सीधा 73वां संशोधन 74वां, और भी पंचायतों से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, जैसे जो केंद्रीय वित्त आयोग है, तो इसको भी बोला है कि जो पंचायतों के लिए निधि है, उस निधि को कैसे सशक्त बनाया जाए, इसलिए आप सुझाव दो, तो वो भी आपके संविधान में है, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक, संवैधानिक उपबंध देखेंगे, व्यवस्थाएं देखेंगे, और महत्वपूर्ण संशोधन जो अब तक हुए हैं वो सारे देखेंगे। ये एक टॉपिक में आ जाएगा। अगला टॉपिक क्या होगा, उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायत संस्थानों के संबंध में विधायी प्रावधान। अभी यूपी के तो कुछ टॉपिक जैसे बंदरोगा थे ना, बहुत सारे टॉपिक ओवरलैप थे एक दूसरे को। क्या है, इसका कंटेंट थोड़ा बहुत इसमें भी रिपीट हो रहा था, उसमें तो बहुत सारे थे, इसमें भी कुछ टॉपिक्स हैं। जैसे पंचायतों संस्थानों के संबंध में विधायी प्रावधान, तो यूपी का जो पंचायती राज कानून है उसके मैक्सिमम जो प्रावधान है वो यहाँ आ जाएंगे। कुछ और कानून होंगे वो आएंगे अलग से। फिर यूपी में पंचायतों का स्वरूप क्या है, कितने स्त्री है, क्या बोलते हैं, कैसे चुनाव होता है, उनकी शक्तियाँ देखेंगे। यूपी में आरक्षण की व्यवस्था अलग अलग जगह अलग अलग है, कहीं पे 50% महिलाओं के लिए आरक्षण है, कहीं पे 1/3 है, वो देखेंगे। SC ST के लिए क्या आरक्षण है, OBC के लिए भी कहीं कहीं अब व्यवस्था हो रही है, तो उसका भी देखेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका देखेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आएगा आपका 6वां टॉपिक। तो जितने टॉपिक हैं फिर मैं बता रहा हूँ वो क्लासेज हैं, क्लास नंबर और टॉपिक नंबर सेम होंगे। बस ये है कि कुछ क्लासेज आपकी, जैसे कुछ टॉपिक जो बड़े हैं वो 2 पार्ट में आ जाएंगे, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 हो जाएगा। ग्राम पंचायतों का गठन देखेंगे कैसे होता है, पंचायतों की सारी समितियां देखेंगे। देखो, ग्राम पंचायत जो होती है ना, उसकी बहुत सारी समितियां होती हैं, ग्राम सभा होती है, पंचायत समिति होती है, और भी हर चीज़ से रिलेटेड। वो पता नहीं चलता है, इतना भ्रष्टाचार हो गया, ग्राम प्रधान के चुनाव में इतना खर्च हो जाता है कि केवल प्रधान का नाम जानते हैं लोग, और जो व्यवस्था बनाई गई है वो नहीं जानते हैं। लेकिन अब आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आप BDO या BPO के रूप में काम करने जा रहे हो। ग्राम पंचायतों के अधिकार जानेंगे, 29 जो उनके विषय हैं वो भी जानेंगे, दायित्व जानेंगे, कर्तव्य जानेंगे। फिर आगे चलेंगे। फिर पंचायती राज, ये टॉपिक आपका ब्रॉड है, ये ध्यान रखना। ये जो टॉपिक है ब्रॉड है, देखने में छोटा लग रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है उसकी चुनौतियाँ क्या क्या हैं और समाधान क्या क्या है, इस पर बात करेंगे। फिर देखेंगे कि जब पंचायती राज 73वां संशोधन आया और 74वां, तो इसमें व्यवस्था की गई थी कि राज्य के लिए एक वित्त आयोग हो, राज्य के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग हो, इसी में व्यवस्था की गई थी। तो राज्य का जो वित्त आयोग है उसको डिटेल में जानेंगे, क्या होता है, कैसे कौन नियुक्ति करता है, संगठन क्या होता है, काम क्या क्या करता है। फिर केंद्रीय वित्त आयोग जो है उसको भी कुछ कार्य दिए गए हैं पंचायतों के संबंध में, उसको भी देखेंगे। फिर पंचायत स्तर पर कौन कौन से कर इकट्ठे किए जाते हैं या किए जा सकते हैं वो देखेंगे, उपकर देखेंगे, और पंचायतों की आय के अन्य साधन देखेंगे। फिर आगे चलेंगे, 9वां टॉपिक आपका है, केंद्र क्या करता है ना कि पंचायतों को अनुदान देता है, मतलब राज्यों को देता है, राज्यों को पंचायतों के लिए अनुदान देता है अगर पंचायतों का प्रदर्शन जैसा हो उस हिसाब से। तो इसको बोलते हैं केंद्र की प्रदर्शन अनुदान योजना, परफॉर्मेंस ग्रांट योजना करके है इसका नाम। ठीक, ग्राम पंचायत विकास योजना एक चलती है, उसको देखेंगे। यूपी सरकार द्वारा भी बहुत सारी योजनाएं और कार्यक्रम चल रहे हैं, वो सारे देखेंगे जो पंचायतों के सुदृढ़ीकरण या सशक्तिकरण के लिए जरूरी है। फिर आगे चलेंगे, 10वां टॉपिक आपका हो जाएगा पंचायत सचिवालय। आपने देखा होगा पंचायत भवन बना होता है, वो पंचायत का एक सचिवालय है। सचिवालय हर उसका, राज्य का सचिवालय होता है, जिला का सचिवालय होता है, सचिवालय उसका हर वो जगह है जहाँ सारे कार्यकारी आदेश दिए जाते हैं और जहाँ से ही क्रियान्वयन किया जाता है योजनाओं का। तो पंचायत सचिवालय, जिसको ग्राम सचिवालय बोलते हैं, उसको देखेंगे क्या है, कैसे क्या है, भूमिका क्या है उसकी। इसमें एक पंचायत सहायक होता है, उसकी भूमिका के बारे में जानकारी लेंगे। अभी कुछ समय पहले मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया था, कॉमन सर्विस सेंटर ये खोले हैं, सचिवालय में ही खोल दिए पंचायतों में। यहाँ से सारा काम ऑनलाइन हो जाता है, जो भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह, उसके बारे में जानकारी लेंगे। 11वां टॉपिक होगा पंचायत स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, कि जो पंचायत स्तर है
उस पर जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरीके से किया जाता है। पंचायतों में ई गवर्नेंस आ रहा है हर जगह। ई गवर्नेंस क्या होता है? डिजिटल, हर चीज़ का डिजिटलाइजेशन, प्लस लोगों तक फास्ट सर्विस प्रोवाइड कराना, लोगों का फीडबैक लेना और फीडबैक के आधार पर सुधार करना, ये सारा ई गवर्नेंस का पार्ट है। इसके बाद परिवार रजिस्टर, जो एक परिवार होते हैं गांव के अंदर, उन सब का एक रजिस्टर होना चाहिए। जन्म मृत्यु का पंजीकरण, ये बहुत बड़ी चीज़ अभी बनने वाली है। इसको आधार से जोड़ा जा रहा है और जैसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई तो वो सारी जगह उससे का नाम हट जाएगा, निर्वाचन आयोग से लेकर सब जगह। और जैसे ही कोई व्यक्ति 18 साल का हुआ तो उसका वोटर लिस्ट में अपने नाम जुड़ जाएगा। ऐसी एक व्यवस्था की जा रही है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे चलेंगे। अगला आपका टॉपिक है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, RGSA। इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, ये अभियान क्या है और क्या वर्क कर रहा है। स्वच्छ भारत मिशन का आप तो जान ही रहे होगे, बिल्कुल ग्रामीण से रिलेटेड चीज़ें बहुत सारी हैं, तो इसमें देखेंगे पूरा डिटेल में। ग्रामीण पेयजल योजना चल रही है 2024 तक, क्या है, हर घर नल से जल करना है, तो उसके बारे में डिटेल में जानेंगे, उसका फेज 1 और फेज 2। और जो गाँव में स्वास्थ्य योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में जानेंगे। फिर अगला चलेंगे, भारत सरकार का जो पंचायती राज विभाग है, ठीक है, इसकी ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित योजनाएं जो अभी हाल में 2014 से चल रही हैं वो देखेंगे अब तक, एवं कार्यक्रम, कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं डिटेल में देखेंगे। ये हो सकता है 2 पार्ट में आ जाए क्योंकि ये भी बड़ा टॉपिक हो जाएगा आपका। फिर अगला टॉपिक है आपका यूपी सरकार का, जो पहले था केंद्र सरकार का, अब है यूपी सरकार के, एक तो पंचायती राज विभाग है उसके द्वारा और अन्य विभागों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित सभी योजनाएं और कार्यक्रम, वो सारी चीज़ देखेंगे। ये 14 टॉपिक हो जाएगा। 15वां टॉपिक क्या होगा कि ये तो हमने 2014 के बाद से योजनाएं देख ली, तो ये करंट वाला हो गया सेक्शन। 1947 से 2014 तक की योजनाएं भी पूछ लेते हैं ये लोग, कई चीज़ें सामने नहीं देते हैं लेकिन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी योजनाएं भी हम डिटेल में देख लेंगे, जो भी आपकी ग्रामीण विकास, पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन, इससे रिलेटेड जो भी होगा सब चीज़। तो केंद्र और राज्य सरकार की ग्रामीण विकास, पंचायती राज संबंधित सभी पुरानी योजनाएं, कार्यक्रम, सफलता और परिणाम, ये सारे हो सकता है ये भी 2 पार्ट में आ जाए। लास्ट टॉपिक आपका क्या है कि ग्राम पंचायत के जो अधिकारी हैं, है ना, उसमें ग्राम सचिव भी होता है, सहायक भी होता है और जो BDO है, BPO है, वो तो होते ही होते हैं। तो ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्र के विकास में क्या क्या भूमिका होगी, अब केवल इतना ही इन्होंने लिख दिया तो इतना नहीं आएगा। इसके अलावा जो भी अधिकारी होते हैं उनकी भूमिका के अलावा क्या, उनके कर्तव्य, अधिकार, दायित्व, वो सब देखेंगे। तो पंचायत सचिव के रूप में अधिकार, कर्तव्य, दायित्व। फिर किन किन की भूमिका देखनी है, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिकारी के रूप में भी ये पंचायत सचिव काम करता है, तो वो देखेंगे। आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में इसकी क्या भूमिका हो सकती है, हो रही है, वो देखेंगे। आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने में क्या क्या भूमिका है वो देखेंगे। हो सकता है कि यहाँ पे हम उसके अधिकार, कर्तव्य, दायित्व की बात कर रहे हैं, जैसे बंदरोगा के किए थे, और भी जो अधिकारी हैं उनकी बात करेंगे, तो हो सकता है ये भी थोड़ा सा बड़ा हो जाए टॉपिक, तो यहाँ पे भी हम 2 पार्ट में कर लेंगे। ऐसे 3 से 4 टॉपिक्स हैं जो 2-2 पार्ट में होंगे, तो टोटल 16 टॉपिक्स हैं, 16 क्लासेज तो ये होंगी, प्लस 2 पार्ट में अगर 4 टॉपिक हैं तो 4 क्लास और 20 क्लासेज में आपका ये इन डिटेल, इन डेप्थ कंप्लीट हो जाएगा। अब ये 20 क्लास को लाइटली कुछ लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं, जैसे बंदरोगा का सिलेबस आया था ना, बहुत लाइटली ले रहे थे। ऐसे लोग ध्यान रखो, जो गलती पहले की या आपने नहीं की, आप उस टाइम नहीं थे, तो उनकी जिन्होंने की गलती उससे सीख जाओ, वो गलतियां नहीं दोहराना, हड़बड़ाहट बिल्कुल हटा दो। दूसरी चीज़, किसी सिलेबस को छोटा समझना बंद कर दो। जैसे ही आप देखोगे 3 से 4 क्लासेज होंगी, फिर आपको पुराना याद करना मुश्किल हो जाएगा, अगर आप पेशेंस वाले इंसान नहीं हो और पढ़ाई रेगुलर नहीं कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये कंटेंट रहेगा हर क्लास में मुश्किल से 8 से 10 पेजेज का ही रहेगा, लेकिन उसमें इतनी सारी जानकारी रहेगी, क्लास में इतनी सारी बोल के नई चीज़ें बताई जाएंगी कि इसको रिटेन करना इम्पोर्टेंट होगा। और यही जब आप रिटेन करोगे तभी आपको सारे नंबर्स मिल पाएंगे, नहीं तो 60, 65, 70 तक तो हर व्यक्ति पहुंच जाता है। अगर आप टारगेट रखे हो कि 85 प्लस, 90 प्लस आपका हो, तो आप यहाँ से सीरियसली करते चलना, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हमेशा माइंड में रखना कि मेंस है आपका, मेंस का पेपर जब होता है तो उसमें वो एक तो पेपर टफ होता है, ठीक है, टफ होगा, दूसरा चीज़ इन डेप्थ होगा, और तीसरी चीज़ कंपटीशन हाई होता है। तो जो व्यक्ति आपसे ज़्यादा मेहनत करेगा वो आपसे ज़्यादा नंबर लेके जाएगा। तो मेंस को सीरियसली लिया करो, मेंस में मेंस के हिसाब से मेहनत करनी है,
टॉपिक इन्होंने कम दिए, बट एक एक टॉपिक को इन डेप्थ जाना है और बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो पेशेंस के साथ पढ़ना, ठीक है। अब आगे क्लास प्रोग्राम पे बात कर लेते हैं। टोटल कितनी 20 क्लासेज होंगी आपकी, किसकी, ये जो 65 मार्क्स का पंचायती राज पे। अभी शुरुआत में अल्टरनेट डेज पे आपकी क्लास आएगी। क्यों आएगी अल्टरनेट डेज पे? देखो बहुत सारा दबाव है अभी, क्योंकि पैट एग्जाम आ रहा है आप लोगों का, प्लस जब शुरुआत में समझ बनानी होती है ना, फैक्ट्स ज़्यादा होते हैं, तो आपको एक रिवीजन का भी टाइम चाहिए। शुरुआत की सपोज करो 10 क्लासेज आपने बेस्ट तरीके से याद कर ली, तो बाद की क्लासेज इसके ऊपर आपको केवल ना फाउंडेशन आपका बन गया, तो हल्की सी जो होती है बिल्डिंग खड़ी करनी फिर आसान हो जाता है। तो एक तो आपका क्या है कि शुरुआती क्लासेस स्लो होनी चाहिए, जिससे आप जो आपको आज पढ़ाया जाए उसको 2-3 बार रिवाइज कर लो अगली क्लास आने से पहले, और हर चीज़ आपको याद हो। दूसरी चीज़, कुछ लोग क्या मैक्सिमम लोग पैट देंगे जिनका आर ओ भी है, ये है, तो इस क्लास के साथ साथ वो क्या करें, वहाँ पे भी टाइम दे पाएँ, क्योंकि पैट भी बनाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले साल की जितनी भी होंगी वैकेंसीज वो इसी पे डिपेंड होंगी, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा पेस स्लो रहेगा अभी, और ये स्लो लगेगा। जैसे ही 3-4 क्लासेज आएंगी फिर भूल जाना, फिर वो वैसे ही बल्कि हो जाएगा, जैसे मैंने बंद दरोगा के टाइम पे बताया था। बंद दरोगा में शुरुआत में लोग बहुत बोल रहे थे कि सर इतने कम मटेरियल में क्या होगा, ऐसे कैसे निकलेगा ये वो। जब उनको समझाया कि इसको पढ़ते जाओ, जैसे ही 8-10 क्लास होंगी फिर समझ में आएगा ये है क्या। तो जिन लोगों ने सीरियसली लिया था वो लास्ट तक एकदम टॉप कर गए, जिन्होंने नहीं लिया था वो लास्ट में फिर कम से कम नहीं तो 10 बार फ़ोन कर चुके थे, हर बार निराश होते थे कि सर शुरुआत में सीरियसली ले लेते थे तो 10 मार्क्स बढ़ जाते, ठीक है। अच्छा, जैसे ही ये क्लासेज चलेंगी, 5 क्लासेज जैसे ही आपकी हो जाएंगी, 5 टॉपिक्स ख़त्म होंगे, उसके बाद एक टास्क दे दिया जाएगा। टास्क आपका पेड बैच में ही मिलेगा। ये सारी चीज़ें लो, सारी पीडीएफ्स, सारे टास्क, एमसीक्यूज, बाकी सारा काम आपका पेड बैच में होगा, ठीक है। तो टास्क दे दिया जाएगा, उन टॉपिक से रिलेटेड करंट में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं 8 से 10 महीने के बीच में, जो भी चर्चाएं चल रही हैं, वो सारी चीज़ें क्या करनी है, टास्क में आ जाएंगी। तो क्या होता है, जब स्टूडेंट थोड़ा सा करते हैं, किसी ने 5 ही घटनाएं दी, केवल 5 लाइन दे दी, तो 5-5 लाइन करके अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग देते हैं, तो आपका करंट पूरा कवर हो जाता है। तो करंट भी हम साथ में ही लेके चलेंगे। 5 क्लास खत्म, टास्क मिला, करंट अफेयर्स, ठीक है। और वैसे जो क्लास हो रही है उस टाइम तक तो जो करंट होगा उससे रिलेटेड वो तो आपका क्लास में भी आ जाएगा, लेकिन जो कहीं से छूट रहा है या कुछ भी उससे रिलेटेड है वो भी आपका आ जाएगा। अब क्लास कब से स्टार्ट होगी? तो क्लास आपकी 18 सितंबर 2023 से स्टार्ट हो जाएगी। क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी? 4 to 6 PM, ठीक है। अल्टरनेट डे पे क्लास आएगी, जैसे 18 को है तो फिर 20 को क्लास आएगी। 18 को आपकी 4 से 6 के बीच में क्लास पब्लिश हो जाए करेगी। मैक्सिमम टाइम जैसे बंद दरोगा के टाइम पे था यही टाइमिंग रहेगी। कभी कुछ हुआ, क्लास में डिले हुआ या कोई टेक्निकल एरर हुई तो आपको प्री इन्फॉर्म किया जाएगा कि आज की क्लास पहले आ रही है कि बाद में आ रही है, ठीक है। फिर अब आपको पेड बैच में क्या क्या मिलेगा जो शुरू हो रहा है? पहली चीज़ तो पेड बैच आपका टेलीग्राम पे शुरू होगा। क्लासेज आपकी यूट्यूब पे आएंगी, ठीक है, वीडियो क्लासेज यूट्यूब पे आएंगी, और पेड बैच आपका टेलीग्राम पे शुरू होगा। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, सारी जितनी भी क्लास होती जा रही 24 आवर्स बाद आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। टास्क यहाँ पे जैसे ही बोला कि 5 क्लास कंप्लीट हुई, करंट के टास्क आ जाएंगे, तो करंट आपका हो गया। वैल्यू एडिशन प्रोग्राम आएगा, कुछ और रिलेटेड है। उसके बाद टॉपिक वाइज एमसीक्यू जाएंगे। रिवीजन प्रोग्राम यहाँ पे चला जाएगा जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, तो ये सारी चीज़ें आपको पेड बैच में प्रोवाइड कराई जाएंगी और क्लास आपकी यूट्यूब पर आएगी। आगे चलते हैं पैट के बाद, ठीक है। पैट एग्जाम आपका कब है? शायद 28 या 29 को अक्टूबर में है ना, देख लेना, डेट मुझे नहीं कन्फर्म है। तो पैट एग्जाम जब भी है आपका, तो पैट तक सपोज करो 18 से क्लास आ रही है, 18 से 29 अक्टूबर तक 40 डेज हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका पंचायती राज तो तब तक खत्म हो जाएगा। अल्टरनेट डे पे भी चलेंगे तो भी खत्म हो जाएगा, बहुत डिटेल में खत्म हो जाएगा, प्लस करंट भी उसके साथ खत्म हो जाएंगे जो भी इन टॉपिक से रिलेटेड है। तो ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी। पैट के बाद क्या है, हम स्पीड बढ़ा देंगे, फिर पर डे क्लास हो जाएगी आपकी, पर डे एक क्लास आएगी, और तब तक आपकी शॉर्ट लिस्टिंग भी उसके पहले तक आ जाएगी, तो आराम से आप सुकून से पढ़ भी पाओगे, ठीक। यूपी जीके बचेगी इसके बाद। यूपी जीके के लिए हम 12 से 13 दिन मैक्सिमम बता दिया, हो सकता है 10 दिन में ख़त्म हो जाए। इसके लिए थोड़ा अगर जैसे ही स्पीड बढ़ानी होगी, अगर हमको चाहिए कि एक दिन में 2 क्लास लानी तो एक दिन में 2 क्लास आएगी। इन डेप्थ जाएंगे, यूपी जीके का कोई भी पोर्शन नहीं छोड़ेंगे, चाहे आप यूपी पीसीएस तक भी एग्जाम देने जाओ,
वो भी आप करके आओगे बहुत ईजिली। ठीक है, तो ये फुली कवर करा दी जाएगी। फिर आएंगे कंप्यूटर पर। कंप्यूटर के लिए हमें 5 से 6 दिन लगेंगे, मुश्किल से 9 से 10 क्लासेज आनी है इस पर। ठीक है, तो पर डे 2 क्लासेज हो जाएंगी इस पर, तो कंप्यूटर भी आपका ख़त्म हो जाएगा। इसमें क्लासेज नए सिरे से बनाई जाएंगी, कंप्यूटर की बहुत तरीके से बनाई जाएंगी। और क्लास के साथ साथ क्या होगा कि जो टॉपिक होगा आपका कंप्यूटर का, सेम टॉपिक पे 100 से 150 MCQ, जैसे आज आपकी क्लास हुई, कल आपको 100 से 150 MCQ उसी टॉपिक पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो क्लास करो, MCQ सॉल्व करो और उनको याद कर लो। तो यहाँ से कंप्यूटर आपका ऐसे कवर हो जाएगा कि कुछ नहीं रह जाएगा। ठीक है, फिर जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया, तो ये जैसे आपकी 20 दिन है, अक्टूबर के बाद आपका नवंबर में 15 नवंबर तक कोशिश रहेगी कि सारी क्लासेज आपकी कंप्लीट हो जाए। ठीक, 15 नवंबर तक सारी क्लासेज आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद चलेगा हमारा क्या, ये जैसे ही अगर डेट आ गई कोई, सपोज करो नवंबर लास्ट में एग्जाम है, तो हम कोशिश करेंगे 15 नहीं, फिर ये 5 से 10 नवंबर तक के बीच में क्लासेज कंप्लीट हो जाए। कम से कम 15 से 20 दिन पहले सारा कोर्स कंप्लीट हो जाए, ये कोशिश हो जाएगी। जैसे ही कोई एग्ज़ाम डेट अगर आ गई आपकी, सपोज करो दिसंबर में है एग्ज़ाम आपका, तो फिर ये 15 नवंबर तक सही है। इसके बाद 1 से 1.5 महीने मिलेगा, वो प्रैक्टिस रिवीजन इसके लिए मिलेगा। ठीक, फुल कोर्स कंप्लीशन के बाद क्या होगा, जब पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद टास्क दिए जाएंगे टॉपिक वाइज MCQs प्रिपेयर करने के लिए। 50-50 MCQs, बाकी लोगों को तो सारा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो 50-50 MCQs भी हर पर्सन ने बनाए, तो एक टॉपिक पे 200 से 250 MCQs हो जाते हैं। हर टॉपिक पे जब इतने MCQs आ जाते हैं, तो हर वो क्वेश्चन जो आप पढ़ के बैठे हो, हर वो कॉन्सेप्ट जो पढ़ के बैठे हो, वो आपके MCQs में भी आपके सामने से गुजर जाता है। जो चीज़ आपसे रह गई, कहीं गैप रह गया, तो वो भी आ जाता है। तो यहाँ से आपकी तैयारी फिर पूर्ण हो जाती है जब टॉपिक वाइज आप MCQs टेस्ट दे देते हो। ये टॉपिक वाइज MCQs किससे रिलेटेड आएंगे, पंचायती राज और यूपी स्पेशल से रिलेटेड, क्योंकि कंप्यूटर के MCQs तो हम पहले ही आपको क्लास के साथ प्रोवाइड करा देंगे। जब टॉपिक वाइज MCQs चलेंगे, तो डेली इवनिंग में एक टेस्ट होगा। सुबह में आपको टाइम दिया जाएगा कि ये टॉपिक है, इसका आप रिवीजन करो। उस टॉपिक को आप दिन भर रिवीजन करोगे तरीके से, और शाम में आपका टेस्ट होगा, और टेस्ट के साथ ही आपको आंसर की प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, ये प्रोग्राम चलेगा आपका लास्ट तक, एग्जाम तक। अब आते हैं, ये तो टेस्ट हो गया टॉपिक वाइज। इसके बाद फुल टेस्ट होते रहेंगे, 4 से 5 दिन में एक फुल टेस्ट हो जाएगा सारे टॉपिक्स का। तो यहाँ आपका क्या है, पूरा एक टेस्ट हो गया, आपने अपना अनुमान लगा लिया कि क्या है, कहाँ कमी है, कहाँ नहीं है। अब आते हैं कि पेड बैच आपको ज्वाइन कैसे करना है। तो देखो, बैच फीस हमने 299 रखी है, बड़ी ही नॉमिनल फीस है। इतना ध्यान रखो, कुछ लोग होते हैं जो इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं कि इसमें भी वो करने लगते हैं कि सर ये ज़्यादा लग रहा है, कम कर लीजिए ये वो। इस फीस में हमारा जो हमने टीम लगा रखी है ना, वो खर्च भी नहीं निकल रहा है, ये ध्यान रखो। जब 2 पर्सन मेरे लिए वर्क कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी, उनके रहने खाने का खर्च भी हम नहीं दे पाएंगे। इतनी नॉमिनल फीस रखी है, बस वो तो ये है कि चलो आप लोगों के लिए जो लोग जुटे हैं, एक टीम जुटी है, तो आपका काम हो जाए। ठीक, दूसरी चीज़ है कि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं बाकी जगह, जैसे बंदरोगा में मैंने देखा था कि वो 2,500 रुपये के उन्होंने बैच लिए थे, 4-4 हज़ार के। वहाँ से उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, बैच ले लिए, कहीं पढ़ा कहीं नहीं है, पढ़ाई सब यहीं से हुई है। और बड़े प्राउडली बोलते थे कि सर यहाँ से मैंने लिया, और मन में आभास भी रहता है। तो वैसे स्टूडेंटों को सोचना होगा कि फीस नॉमिनल का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कहीं कोई कंप्रोमाइज़ होगा। अब तो आइडिया लग गया होगा। तो आराम से पढ़ाई में फोकस करो, बैच ज्वाइन करो और पढ़ाई में लग जाओ। छोटी मोटी चीज़ें सोचते हो तो आप अपनी लाइफ के साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर जाते हो, वो भी ऐसी चीज़ में जहाँ कोई मैटर ही नहीं कर रहा है ना। एक दिन का व्यक्ति का किसी का खर्चा होता है वो चीज़। और जो लोग थोड़ा सा 10 दिन भी 15 दिन फिर बर्बाद कर देते हैं, लास्ट में फिर उनको प्रॉब्लम होती है। वो फिर थिंकिंग है, अपना अपना मतलब अपने हिसाब से सोच लेना जो भी लगे। वैसे यूट्यूब पे फ्री क्लासेज भी आएंगी, तो जिसको वैसा लग रहा है आप क्लास करो, आराम से नोट बनाओ, पढ़ते रहो। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ और टास्क इन सब में आपको पार्टिसिपेट करना है, तो फिर ये सारी चीज़ें आपकी पेड बैच में होंगी। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, पेटीएम या फ़ोनपे कर सकते हो, ये नंबर है, इस नंबर पे आप कर सकते हो। नेम जरूर चेक कर लेना, अकाउंट नेम करण कुमार आएगा, सेम नंबर है जो बंदरोगा के टाइम पे आप लोगों को प्रोवाइड कराया गया था। इसके बाद ये सारी डिटेल आपको हर वीडियो के पिंड कमेंट में भी मिल जाएगी। फिर स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम पे अगर भेज रहे हो तो इस नंबर पे भेज देना। कोशिश करना कि स्क्रीनशॉट आप टेलीग्राम पे ही भेजो, क्योंकि ग्रुप टेलीग्राम पे तो हमारे लिए ईजी हो जाता है, वहीं के वहीं आपको ऐड करना। ठीक है,
अगर नहीं टेलीग्राम पे कोई प्रॉब्लम आ रही तब आप व्हाट्सएप पे भेजो, तो व्हाट्सएप का नंबर ये है, यहाँ पे भेज दो। कोई और क्वेरी है, प्रॉब्लम है, तो आपके पास नंबर होंगे, पिंड कमेंट में नंबर रहेंगे, उस पर कॉल करके भी आप बात कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि वैसे क्लासेज आपकी 18 से शुरू हो रही हैं, लेकिन आज से ही आपकी क्लास शुरू हो गई। आज का आपको काम क्या है, जो हमने टॉपिक डिवाइड किए हैं 16 टॉपिक्स में, उनको जैसे जैसे यहाँ पे लिख के दिया गया वैसे ही लिख लेना, अपने जो भी नोट बनाओ उस पर। अब जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें क्या करना है, और जानकारी चाहिए तो जीएस रिवॉल्यूशन आप सर्च करो टेलीग्राम पे, तो आपको टेलीग्राम पे यहाँ ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सारी जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, अब जो आपको काम करना है आज का वो क्या है कि एक 300 पेज का A4 साइज का है नोट बनाओ, उसकी स्पाइरल बाइंडिंग करा लो। जिनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, इंटीरियर सेक्शन में है, तो वो क्या करें, प्लेन पेपर, कोई भी पेपर प्लेन हो जिस पे लाइनिंग ना हो, उसका नोट बनाओ, उसका आगे काम आएगा। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई उस तरीके से कराई जाएगी जहाँ प्लेन पेपर ही आपका काम आएगा। तो लाइनिंग वाला नोट को अवॉइड करो, पहली चीज़। फिर नहीं पॉसिबिलिटी कुछ भी नहीं है तो फिर आप अपने हिसाब से बना सकते हो। इस पर एक सेपरेट नोट बनाओ, कम से कम 300 पेज होने चाहिए, मतलब दोनों तरफ मिला के। फर्स्ट पेज पे आपका जो टॉपिक वाइज प्लान लिखा है, 16 टॉपिक्स लिखे हैं, उनको टॉपिक वाइज लिख लो, जिससे कभी बोला जाए कि टॉपिक नंबर 1, तो आप तुरंत वहाँ पे जाके पहुँच जाओ कि इसकी बात हो रही। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। यहाँ से आपका काम शुरू हो गया। 18 को पहली क्लास आ जाएगी। जो लोग भी बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो आज से ही बैच लेके स्क्रीनशॉट भेजते रहें, फिर जैसी टेलीग्राम पे आप लोग को ऐड कर लिया जाएगा। तो चलिए ठीक है, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।